नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो जानने के प्रमुख स्रोत क्या है, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसको जानने के कैसे हम जान पाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या विद्यमान है। तो सबसे पहले इसको जानने के से पहले हमें यह समझना होगा, हमें यह जानना क्यों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, पृथ्वी के जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां विद्यमान है, चाहे उनमें पर्वत हो, पठार हो, या फिर मैदान, समुद्र नितल हो, सागर सतह हो, तो यह जो सब स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों पर पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जो गतिविधि हो रही है, जो हलचल हो रही है, उसका प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल का प्रभाव पृथ्वी की स्थलाकृति, पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो मूवमेंट होती है, जो गतियां होती हैं, उसका प्रभाव हमें पृथ्वी के बाह्य स्थलाकृतियों पर, हमें जहां पर हम निवास कर रहे हैं उस पर पड़ता है। जैसे ज्वालामुखी के माध्यम से, भूकंप के माध्यम से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, उसका प्रभाव हम बाहरी क्षेत्र पर महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो प्रभाव होता है, इससे बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, जान माल की हानि होती है। मनुष्य की जो सभ्यता है उसके लिए भी कई बार खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए, इससे एक प्रकार का मिटिगेशन करने के लिए, इससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उस जो कारण है, पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, उसके बारे में जानना होगा। तब चूंकि हम कारण को यदि जान लेंगे तो उससे समाधान को जानना हमें आसानी होगी, और विभिन्न आपदाओं के माध्यम से हमें हमें जो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उनको समझने में, उनसे बचाव करने में हमें सहायता मिल सकती है। इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानना मनुष्य के इतिहास के लिए, मनुष्य की पृथ्वी की उत्पत्ति, मनुष्य के इतिहास की उत्पत्ति को जानने के लिए यह जो जरूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जाए, ताकि हम पृथ्वी की जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक उत्पत्ति है, उसको हम जान सकें, समझ सकें। तो इस प्रकार से हमारे सामने बहुत से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक स्तर को समझ सकते हैं। परंतु हमारे सामने, जैसा कि हमारे सामने कोई भी स्थलाकृति विद्यमान है, कोई भी भूआकृति विद्यमान है, तो उसको हम यदि हम जानना है, उसको देखना है, तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जाकर अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। परंतु पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के विषय में यदि हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसको जो हमारा प्रत्यक्ष जो मानवीय ज्ञान है, मानवीय जो अनुभव है, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख पाना, उसको जान पाना संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य अभी तक इस अवस्था में इतनी आधुनिक नहीं हो पाया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो किसी भी प्रकार के मानवीय उपकरण के माध्यम से समझ पाए, या फिर कोई भी मानवीय उपकरण देख जा मतलब इजाद करके उसको पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक भेज पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो केंद्र बिंदु है वह पृथ्वी के धरातल से उसकी दूरी 6371 किलोमीटर है। तो जब जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु में किस प्रकार की जो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी धरातल से केंद्र बिंदु के बीच में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, लिक्विड पाई जाती है, ठोस पाई जाती है, तो इसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो कौन कौन से साक्ष्य हमारे पास विद्यमान है, कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा अभी तक कौन कौन से साक्ष्य ऐसे उत्पन्न हो पाए हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझ पाए हैं। तो इसमें सबसे पहला साक्ष्य है दबाव। दबाव यानी प्रेशर। तो प्रेशर, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मान के चलिए यहाँ पर दो चट्टानें हैं, या फिर और अधिक 3 चट्टानें हैं, तो इस चट्टान की जो सबसे नीचे वाली चट्टान होगी उसके ऊपर क्या होगा, दबाव अधिक होगा। तो ऐसा ही पृथ्वी के आंतरिक भागों में है। यदि मान के चलिए पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इससे वहां पर हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में दबाव अधिक होगा, उन पर प्रेशर अधिक होगा, जिसके कारण वह चट्टानें क्या होंगी, एक सघन अवस्था में होंगी, उनके वह क्या होंगी, उनके अणु होंगे और पास पास होंगे। क्योंकि यदि कोई चीज पर, किसी चीज पर यदि हम प्रेशर लगाएं, उस पर यदि हम बल लगाएं, तो वह चीज क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, वह क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, वह क्या कर जाती है, अपने जो आकार है उसमें क्या करती है, संकुचित, सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान है, और पृथ्वी के बाह्य भाग से, पृथ्वी की विभिन्न चट्टानों के माध्यम से उस पर, पृथ्वी के आंतरिक भागों पर दबाव लग रहा है। इस प्रकार से सबसे पहला साक्ष्य है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने का,
वह है दबाव। दूसरा साक्ष्य है घनत्व, यानी जो चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यही क्या पृथ्वी के आंतरिक भागों में यही चट्टानें पाई जाती हैं जो पृथ्वी के बाहर भागों में पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के जो विभिन्न स्तर हैं, पृथ्वी की हमने 3 स्तरों की हमने चर्चा की है पिछले हम आप हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाली वीडियो में इसको अच्छे तरीके से और देख सकते हैं। परंतु पृथ्वी की आंतरिक स्तर के 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरा भाग मेंटल और तीसरा भाग कोर होता है। तो इन जो तीनों भाग होते हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। परंतु यदि हम हम घनत्व की बात कर रहे हैं, हम सघनता की बात कर रहे हैं, चट्टानें हैं पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, जो जिस भाग पर हम निवास कर रहे हैं, उसमें जो चट्टानें होती हैं वह चट्टानें कैसी पाई जाती हैं? हल्की चट्टानें पाई जाती हैं, बहुत ही सूक्ष्म चट्टानें पाई जाती हैं। परंतु जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो क्रोड़ है, जो कोर है, उसमें जो चट्टानें होती हैं बहुत सघन होती हैं, बहुत जटिल होती हैं। उसमें लोहा और निकेल जैसे जो प्रमुख खनिज तत्व हैं, जो भारी तत्व हैं, उनकी प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंचते जाएंगे, जो चट्टानें हैं उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और हम इस प्रकार से हम डेंसिटी के माध्यम से, घनत्व के माध्यम से यह जान सकते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वह बहुत ही कठोर चट्टान से बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा, पहला हमने साक्ष्य की बात की, दबाव की बात की, यानी प्रेशर की बात की। दूसरा हमने साक्ष्य बताया आपको जो सघनता, जो घनत्व पाया था चट्टानों में, उसकी हमने बात की। तीसरा साक्ष्य तापमान। तो जैसा कि आप देखिएगा कि यदि आप किसी गुफा में गए होंगे पृथ्वी के, तो वहां पर गुफाओं में तापमान अधिक होता है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भागों में जो तापमान होता है धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। जैसे आप वायुमंडल में जाइए ऊपर, यदि आप पहाड़ पर जाते हैं, किसी पर्वत पर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाए, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6 डिग्री तापमान कम हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर भी तापमान कम हो जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। यदि आप हिमालय पर्वत पर चले जाइए तो तापमान में कमी हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। परंतु पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे तो उससे तापमान में निरंतर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाना प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मानव अभी तक इस प्रकार के कोई भी उपकरण ऐसा तैयार नहीं कर पाया है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाना संभव हो पाए। क्योंकि वहां पर इतना अधिक तापमान है, टेम्परेचर इतना अधिक है कि जो मानवीय उपकरण है वह क्या, अगर उनको भेजा भी जाए तो वह गल जाएंगे, वह जा नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीनों स्रोत हैं, चाहे हमने सघनता की बात की, दूसरे हमने टेम्परेचर की बात की, दबाव की बात की। इन तीनों स्रोतों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्तर है उसमें वह भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से आंतरिक स्तर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का आंतरिक स्तर विद्यमान है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भागों में विद्यमान है। और जैसा कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें भी हम तापमान की विशेष तौर पर तापमान की बात करें तो तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान होता है, तो इतना विशाल तापमान पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, क्रोड़ भाग में विद्यमान है। ठीक, इसके अलावा यदि हम जो एक प्रमुख साक्ष्य, एक हमारे सामने प्रत्यक्ष साक्ष्य है वो है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हमारे धरातल पर निकलता है, धरातल पर आता है, तो इससे जो मैग्मा बाहर निकलकर जो लावा का रूप लेता है, तो वह लावा का जो तापमान होता है वह बहुत गर्म होता है। उसके साथ में बहुत विशाल संख्या में गैस और अन्य धूल कण भी निकलती हैं। तो जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है तो हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भाग से, आंतरिक भाग से जब लावा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक ऐसी परत जरूर होगी जो कि लिक्विड अवस्था में होगी, द्रव अवस्था में होगी। क्योंकि जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं उनके माध्यम से जो लावा निकलता है वह तरल अवस्था में होता है और जलते हुए अंगारे के समान प्रतीत होता है। तो इससे हम जो हमारे सामने जो साक्ष्य है उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, आंतरिक संरचना में कोई ना कोई ऐसा भाग जरूर होगा जहां पर इतना अधिक तापमान होगा कि वहां की चट्टानें होंगी वह गल गई होंगी। तो इस प्रकार से जो ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती है और पृथ्वी के करीब 100 से 150 किलोमीटर की आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से 100 से 150 किलोमीटर के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी परत है जो कि लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। उस परत को हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं। तो एस्ट्रोनोस्फीयर पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है, एक ऐसी स्टेज है जो कि एक लिक्विड अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। और उसी से ज्वालामुखी का जो लावा है वहां पर इतनी अधिक एनर्जी है
कि वहां पर जो चट्टानें हैं वह द्रव अवस्था में गल जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और उसके माध्यम से जो मेल्टेड चट्टानें होती हैं, जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, वह जो मैग लावा होता है वो पृथ्वी के धरातल पर हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी एक प्रमुख साक्ष्य है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, पृथ्वी की आंतरिक भागों के विषय में, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में हम जानकारी लगा पाए, हम सूचना प्राप्त कर पाए। और ज्वालामुखी के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं उनसे भी, चाहे वो गैस हो, चाहे धूल कण हो, चाहे वह राख के कण हो, तो इनसे भी हम अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। ठीक, तो यदि मान के चलिए जो ज्वालामुखी की जो क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो ज्वालामुखी की यह जो क्रियाएं होती हैं वह क्रिया यहाँ पर करीब 100 किलोमीटर की गहराई से शुरू होती है। यहाँ पर एक लिक्विड अवस्था है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जिसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है। यह जो अवस्था है, यह भूपर पट्टी जो क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है, तो मेंटल का यह हिस्सा है एस्ट्रोस्फीयर। तो एस्ट्रोस्फीयर के माध्यम से यहाँ पर क्योंकि तापमान अधिक है, यहाँ पर हीट अधिक है, एनर्जी अधिक है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे प्रेशर कुकर में यदि आप एनर्जी अधिक हो जाती है, हीट अधिक हो जाती है, यदि आप उसको अधिक गर्म कर दें, तो वह जो एनर्जी बनी हुई है वह सीटी के माध्यम से उसमें से निकलने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो प्रेशर बनता है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी भी अपने आप को ज्वालामुखी के माध्यम से निकालने का प्रयास करती है। और जो यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक है, यहाँ पर करीब 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इतने क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं, यहाँ पर इतने सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिन रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिससे इसका तापमान अधिक होता है। और यहाँ पर जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, उससे जो गर्म लावा है वह ऊपर का उठने के प्रयास करता है, और ऊपर उठता हुआ जो हमारी जो धरातल है उससे टकराता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से यह जो मोल्टेड जो मैग्मा है, तो मैग्मा यहाँ से इस नली के माध्यम से पृथ्वी के बाह्य भाग में निकलता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो नली है उसके माध्यम से यह जो मैग्मा है, जिसे हम लावा कहते हैं, पृथ्वी के बाह्य भाग में उसे लावा कहा जाता है, यदि वह आंतरिक भाग में हो तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो यह जो मैग्मा वह इस प्रकार से निकलता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, और इस जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वहां पर और अधिक तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कोई चीज मान के चलिए अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गति करने का प्रयास करती है, वो इसलिए यह लावा है वह यहाँ नहीं जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है। यहाँ पर हमने देखा चट्टाने किस प्रकार से और अधिक सघन है, और अधिक सघन चट्टाने हैं, दबाव अधिक, घनत्व अधिक है, तो इसलिए यह जो लावा है वह नीचे जाने का प्रयास नहीं करेगा, और इसलिए यह जहां पर उसको एक प्रकार की एनर्जी रिलीज करने का मौका मिलेगा, और इस प्रकार से इस पाइप के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से इस चट्टान को तोड़कर क्या निकल, इस भूखंड को तोड़कर ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के बाह्य भाग में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक संरचना को विषय में जानने में जो ज्वालामुखी है वह एक प्रमुख कारक है, ज्वालामुखी एक प्रमुख तत्व है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के बाद यदि हम बात करते हैं भूकंप, तो भूकंप जितने भी साक्ष्य हमारे पास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए उपलब्ध है, उन सभी साक्ष्यों में से जो भूकंप एक ऐसा साक्ष्य है जो कि सबसे प्रमाणित है, सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है, और अभी तक हम जितने भी साक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं, जिनके विषय में हम जानकारी जुटा पाए हैं, तो भूकंप के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करना सबसे सरल साक्ष्य है, सबसे सटीक साक्ष्य है, वह भूकंप ही है। तो भूकंप से किस प्रकार से भूकंपी तरंगों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, तो सबसे पहले हम बता दें कि भूकंप की 3 तरंगे होती है। भूकंप जब आता है तो 3 तरंगों के माध्यम से आता है। जो सबसे पहली तरंग जो उत्पन्न होती है, क्योंकि भूकंप क्या है, भूकंप होता है जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के जो बाह्य भाग है उसमें हलचल उत्पन्न होती है। तो जब ये 2 तरंग है, जो एक तरंग होती है पी तरंग और दूसरी होती है एस तरंग, और तीसरी तरंग होती है एल तरंग। जब सबसे पहले जो भूकंप आता है तो उसमें पी तरंग उत्पन्न होती है, तो पी तरंग के माध्यम से जब इसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं, उसके पश्चात एस तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, और एल तरंग उत्पन्न होती है जिसे लास्ट मतलब जो धरातली तरंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो जो प्राइमरी वेव है, तो जो प्राइमरी जो वेव है सबसे पहले उत्पन्न होती है, तो इसके माध्यम से प्राइमरी वो सेकेंडरी वेव है, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। उस यंत्र की सहायता से, उस सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से भूकंपी तरंगों का मापन हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, और हम जानकारी मिल जाती है कि इतनी तीव्रता का भूकंप हमारी पृथ्वी के इस भाग में आया है। तो इस प्रकार से जो भूकंप है, जो भूकंप की 2 तरंगे हैं, प्राइमरी वेव यानी पी तरंग और एस तरंग,
तो इन दोनों के यदि हम व्यवहार को यदि हम सिस्मोग्राफ के अंत से पता लगाएं, इसको हम जांचें, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो पी और एस तरंग है, तो पी और एस तरंगों के व्यवहार के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो मान के चलिए यह हमारी पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी का यह आंतरिक भाग है, यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ठीक। यह केंद्र बिंदु है। तो मान के चलिए जो भूकंप की जो सबसे पहली जो तरंग उत्पन्न होती है भूकंप के माध्यम से, वह पी तरंग होती है। तो यदि हम पी तरंग के व्यवहार की बात करें, तो पी यदि मान के चलिए जो भूकंप है, भूकंप यहाँ से आता है, यहाँ पर क्रोड है, पृथ्वी का क्रोड है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। तो यहाँ से यदि भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो सबसे पहले जो भूकंप जहाँ हिट करता है उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर उसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिट करेगा, यहाँ पर सबसे पहले भूकंप आएगा, ठीक। तो पृथ्वी के जब आंतरिक भाग से जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वहां पर हिट करेगा, उसके पश्चात यह पी तरंग है वह आगे की ओर बढ़ेगी। इस प्रकार से पृथ्वी की सभी भागों में यहाँ पर भी फैलेगी, यहाँ पर भी जाएगी, फिर और इस तरफ से जाएगी, फिर यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी। परंतु पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह जो कि द्रव अवस्था में है, क्योंकि पी तरंग की एक विशेषता होती है कि यह जो तरंग है वह ठोस में सबसे अधिक तेजी से गति करती है। जहां चट्टानें उसको मिलेगी वह इतनी मतलब 6 सेकंड प्रति किलोमीटर की गति से दूरी तय करती है, ठीक। तो जहां ठोस होगा तो पी तरंग की गति सबसे अधिक होगी, परंतु जहां भी उसको द्रव, पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव होगा, तो द्रव में या लिक्विड होगा, तो लिक्विड में पी तरंग की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो बाहरी क्रोड है, यह क्रोड है। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, जो सबसे निचला वाला भाग होता है उसे हम क्रोड कहते हैं, ठीक। पहला जो ऊपरी भाग होता है उसे भूप्रपटी, दूसरा भाग मेंटल और तीसरा भाग क्रोड होता है। तो जो क्रोड वाला भाग है वह लिक्विड अवस्था में है, इसलिए जो पी तरंग होती है वह इस प्रकार से यहाँ से इस आगे ना बढ़कर बल्कि क्या हो जाती है, उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह क्या है, वह लिक्विड अवस्था में है, तो तरल अवस्था में। तो इस प्रकार से इतना जो क्षेत्र है, इतना जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया है, तो यहाँ पर पी तरंग क्या गति नहीं कर पाती। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसी प्रकार से पी तरंग वहां पर भी नहीं जा पाती है। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का जो लिक्विड भाग है, यह जो भाग पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह लिक्विड अवस्था में है, ठीक। इससे हमें अनुमान लगता है कि पृथ्वी का जो यह भाग है वह लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि हमने पी तरंग के बिहेवियर को देखा, पी तरंगों को हमने देख कर यह अनुमान लगा लिया कि यह जो भाग है वह लिक्विड अवस्था में है। इसी प्रकार से एस तरंग होती है, एस तरंग के यदि हम व्यवहार को बात करें, तो एस तरंग के व्यवहार से भी हम यह जानकारी लगाते हैं कि किस प्रकार से भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जाए। तो मान के चलिए यह एस तरंग के व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, तो यह मान के चलिए यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ठीक। यह पृथ्वी का क्रोड है, ठीक। तो मान के चलिए यहां से जब भूकंप उत्पन्न होता है, तो जब यहां से जो एस तरंग उत्पन्न होती है, ठीक, सबसे पहले यहीं पर जहां पर पी तरंग ने हिट किया था वहीं पर जो एस तरंग है वही हिट करेगी, क्योंकि पहले पी तरंग उत्पन्न होती है और एस तरंग, फिर उसके बाद एस तरंग होती है। परंतु एस तरंग की यदि हम विशेषता की बात करें, तो एस तरंग की विशेषता यह है कि यह ठोस से तो गति कर सकती है, परंतु द्रव जहां उसके सामने लिक्विड आ जाएगा, जहां उसके सामने तरल आ जाएगा, जहां पर उसके सामने लिक्विड या द्रव आ जाएगा, तो वहां से वह आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ से जो एस तरंग उत्पन्न होती है, सबसे पहले यहाँ पर इसकी गति होती है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी गति होती है, फिर इसके पश्चात यहाँ पर जाने का प्रयास करती है, यानी संपूर्ण धरातल पर फैलने का प्रयास करती है। तो मान के चलिए यहाँ भूकंप आया, तो इसके पश्चात यहाँ भी भूकंप आएगा, यहाँ भी भूकंप आएगा, यहाँ भी भूकंप आएगा, यहाँ भी जाने का प्रयास करेगी, यहाँ भी जाने का प्रयास करेगी, यहाँ भी जाने का प्रयास करेगी। परंतु चूंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर द्रव है, ठीक। यहाँ पर चूंकि द्रव है तो जो एस तरंग है वह इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक। तो यहाँ द्रव है, जो कि द्रव विशेषता, एस तरंग की विशेषता यह है कि एस तरंग द्रव में नहीं संचलित हो पाती है। जहां भी लिक्विड भाग आता है, जहां भी मैग्मा आता है, जहां द्रव आता है, तो उसकी गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसलिए जो इतना क्षेत्र है, इसलिए यदि हम बात करें यहां से यहां तक का एरिया, यहां तक का, तो इतना एरिया जो है, यहां से यहां तक का एरिया जो एस तरंग है वह गति नहीं कर पाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रेस्ट जो मतलब शैडो जोन होगा, इसे हम शैडो जोन भी कहते हैं। तो इससे हमने यह अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह क्रोड है,
वह आंतरिक भाग जो क्रूड है वह लिक्विड अवस्था में है, वह तरल अवस्था में है। तो इस प्रकार से जो हमारी भूकंप है, तो भूकंप की साक्ष्य के माध्यम से हमने पी और एस तरंगों के बिहेवियर के माध्यम से, उनके व्यवहार के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया है, हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी का जो बाहरी क्रोड है, जो बाहरी कोर है, वह कैसा है, लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तभी वहां पर एस तरंग गति नहीं कर पा रही, क्योंकि एस तरंग की विशेषता ही यही है कि वह लिक्विड से पार नहीं जा पाती है। वह जहां भी तरल अवस्था आती है तो उससे जहां आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस प्रकार से यह जो साक्ष्य है, इनके माध्यम से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम समझते हैं, जानते हैं, उसके द्वारा हम जानकारी जुटा पाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे साक्ष्य भी है जो मान के चलिए मतलब जिनका संबंध पृथ्वी से नहीं है, यानी पृथ्वी के बाहर कुछ धूमकेतु है, पृथ्वी के जो हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल में धूमकेतु है, उल्कापिंड है। तो कभी कभी क्या होता है, या उल्कापिंड पृथ्वी की जो सतह, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें प्रवेश कराते हैं। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं तो उनके व्यवहार को, उनके जब उल्कापिंड पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं तो उनको भी वैज्ञानिकों के द्वारा जब उनकी स्टडी की जाती है तो उनकी चट्टानों के माध्यम से भी हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या मतलब क्या है, आंतरिक संरचना में क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का क्या है। क्योंकि जो धूमकेतु है वह भी जब हमारे जब ग्रह बन रहे थे, क्योंकि जो सौरमंडल है पृथ्वी का, जिसमें सूर्य शामिल है, बाकी ग्रह भी शामिल है, पूरे बुध शुक्र सभी ग्रह शामिल है। तो जो सौरमंडल है उसका निर्माण एक ही क्रिया के बिग बैंग थ्योरी, जो जिसको आपने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा होगा, तो जो एस्ट्रोनॉमी में जो बिग बैंग थ्योरी है उसके माध्यम से क्या हुआ है, इन सभी जो ग्रह है उनका एक साथ निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम जो हमारे विभिन्न अभियान के माध्यम से हमारे जो चंद्रयान जाता है या फिर मंगल पर हमारे जो यान जाते हैं, तो इसके माध्यम से यदि हम उन ग्रहों की चट्टानों को यदि हम विश्लेषण कर पाए, उन ग्रहों के बारे में यदि हम समझ पाए, तो हम यह भी जान लेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसी के साथ में संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से यदि हम बाहरी चट्टानों के विषय में, यदि हम अदर सेलेस्टियल बॉडी के विषय में यदि हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो हमें इसको मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको जानना भी संभव हो जाएगा। ठीक, तो इसके अलावा जो पृथ्वी की जो बाह्य जो उल्कापिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं, बाह्य सेलेस्टियल बॉडी होती है, ग्रह होते हैं, यदि हम उनकी विषय में अध्ययन कर लेते हैं तो उनके विषय में अध्ययन करने के पश्चात हमें जो हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है उसके बारे में जानना संभव हो जाएगा। ठीक, तो इसके अलावा कुछ जो हमारा जो जियोमैग्नेटिज्म है, एक होती है जियोथर्मल एनर्जी और एक होती है मैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुम्बकत्व। तो भूचुम्बकत्व के विषय में जो जानकारी यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो उसके साथ भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई जियोमैग्नेटिज्म या भूचुम्बकत्व क्या है? तो भूचुम्बकत्व यदि हम समझना है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना, परंतु यदि हम मतलब इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विषय में जानने के लिए जियोमैग्नेटिज्म का सहारा ले सकते हैं। तो जियोमैग्नेटिज्म क्या है, तो उसके लिए हम समझते हैं कि मान के चलिए आप चित्र में देख रहे होंगे कि यह पृथ्वी का, तो जियोमैग्नेटिज्म के माध्यम से, भूचुम्बकत्व के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जियोमैग्नेटिज्म क्या है, तो यदि यह देखिए आप, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना इस प्रकार से है, यहाँ पर है जो पृथ्वी का क्रस्ट है, जिसे हम भूपटपट्टी कहते हैं, या जो ऊपरी भाग, ठीक, यहाँ से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ तक 2900 किलोमीटर, तो 2900 किलोमीटर गहराई तक यह जो भाग है इसे हम मेंटल कहते हैं। और जो आंतरिक भाग है इसे हम कहते हैं क्रोड। क्रोड यानी 6371 किलोमीटर गहराई तक क्रोड पाया जाता है, कोर पाया जाता है, केंद्र बिंदु पाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट ऊपरी भाग क्रस्ट और निचला भाग केंद्र कोर, तो यह जो भाग है यहाँ का जो कोर भी है, कोर भी दो भागों में बटा हुआ है। इसे हम कहते हैं ऊपरी कोर, इसे कहते हैं निचला कोर। और यह क्या है, इसे क्या कहते हैं, मेंटल। तो मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में क्या है, यह जो भाग है, अभी हमने भूकंपी साक्ष्यों की मदद से समझा कि पृथ्वी का जो क्रोड है, वो पृथ्वी का जो बाहरी क्रोड है वह लिक्विड अवस्था में है। ठीक, तो वह जब लिक्विड अवस्था में है तो यह जो भाग है और यह जो भाग जब एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, और जो पूरी हमारी पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो इसलिए लिक्विड जो पृथ्वी का जो भूचुम्बकत्व होता है, जो जियोमैग्नेटिज्म होता है, उसमें संचलन होता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटनाएं होती हैं, तो इससे भी हमने समझा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक ऐसा भाग है जो कि लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि अरोरा जो बोरियोलिस है और अरोरा ऑस्ट्रेलियस है वह क्या है,
तो सूर्य के माध्यम से सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, परंतु सूर्य एक सोलर विंड आती है। सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर क्या आता है, सोलर विंड आती है, सोलर हवा आती है, सूर्य की एनर्जी आती है। तो जब सूर्य की एनर्जी पृथ्वी के जो वायुमंडल है, मान के चलिए यह पृथ्वी है, ठीक, मान के चलिए यह हमारी पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी के जब यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से क्या आ रही है, सोलर विंड आ रही है, यहाँ पर हवा आ रही है। तो जब यह इसके संपर्क में आएगी तो हमारा जो जियोमैग्नेटिज्म हमने समझा, जो भूचुम्बकत्व हमने समझा कि इस प्रकार से लिक्विड अवस्था में है, तो इसका प्रभाव ये होगा, जो पृथ्वी जो सूर्य के माध्यम से जो विंड आई है, जो विंड के कण आए हैं, यहाँ कण आए हैं, यह क्या करने लगेंगे, जलने लगेंगे। तो इसे कहते हैं बोरोरा ऑस्ट्रेलिस। और इसे कहते हैं यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव के पास में जब यह विंड आती है तो इस पर भूचुम्बकत्व का प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के जियोमैग्नेटिज्म का प्रभाव पड़ता है। तो इसे ओरिया बोरियोलिस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, एक बहुत ही सुंदर रोशनी उत्पन्न होती है। तो इसे ओरिया बोरियोलिस की संज्ञा दी जाती है। और इसने निचले भाग को यहाँ पर जब उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं ओरिया ऑस्ट्रेलिस। तो इस प्रकार से जो ओरिया बोरियोलिस है और ओरिया ऑस्ट्रेलिस है, तो यह जो सूर्य की विंड है, तो इससे जो जियोमैग्नेटिज्म है वह हमें इससे बचाता है, इससे हमें सुरक्षित रखता है। इस सूर्य की जो विंड आ रही है उससे पृथ्वी को बचाने का कार्य करता है। तो इससे हमें जो जियोमैग्नेटिज्म से हमने समझने का प्रयास किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, कि वहां पर भूचुम्बकत्व की सिद्धांत वहां पर विद्यमान है, कि जो भूचुम्बकत्व है, जो जियोमैग्नेटिज्म है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो शक्ति है, जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जियोमैग्नेटिज्म की शक्ति है, भूचुम्बकत्व की शक्ति भी विद्यमान है, ठीक। तो इस प्रकार से जो यह प्रमुख तत्व रहे हैं, इन तथ्यों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना में कौन कौन से तत्व हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे हमारे वैज्ञानिक या हमारे भूगर्भ शास्त्री इसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अभी तक ऐसा कोई भी उपकरण ऐसा बना नहीं है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, कोई रोबोट नहीं बने हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में या विषय में जानकारी प्राप्त कर पाए। इसलिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। तो यह जो विभिन्न स्रोतों की हमने बात की, जिनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।